हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जरूरी बातें जीके पर। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक प्रैक्टिस सेट है, ये होती है, ये क्विज शो केबीसी की तरह इसे डिजाइन किया गया, ये फॉर्मेट है। इस पे पर क्वेश्चन आपको 15 सेकेंड मिलेंगे ऑप्शन आने के बाद। तब तक आप अपने आप में रिकॉल करें, रिवाइज करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसके बाद 15 सेकेंड बाद जो है क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 15 सेकेंड। ये मैं 20 सेकेंड से घटाकर 15 सेकेंड कर दिया हूँ, ताकि बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि 20 सेकेंड कुछ ज्यादा है, इसे कम करने के लिए। तो आज से आपको पर क्वेश्चन 15 सेकेंड मिलेंगे। तो चलिए, इस केबीसी क्विज शो को हम लोग और मजेदार बनाते हुए खेल को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर आप जो स्टार लगा हुआ देख रहे हैं, एक टाइमर लगा हुआ है, एक टाइमर बॉक्स भी लगा हुआ है, ताकि आप जैसे ही ऑप्शन आए ये टाइमर चलने लगता है और 15 सेकेंड बाद ये टाइमर, ये स्टार खत्म हो जाता है और आपके सामने आंसर आ जाते हैं। तब तक आप कोशिश करें कि हम खुद ही इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। इससे आपको एग्जाम को क्रैक करने में, एग्जाम का प्रिपरेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें टोटल 85 क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्विज को हम लोग शुरू करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखादत्त। देख रहे हैं कि ऊपर बॉक्स चल रहे हैं, स्टार कम हो रहे हैं। ये आपको 4 सेकंड बचे हुए हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का नाम था बी विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ए कालिदास का मालविका मालविका निम्न मित्र, बी कौटिल्य का अस्त्रशास्त्र, सी वाल्प्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बहुत ही पॉपुलर है। आप देखिए, सॉरी, जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। जिन पर बहुत बड़ा इल्जाम था कि अपने 98 ब्रदर का उन्होंने मर्डर करके राज सिंहासन हासिल की थी। हाँ, आप सही गेस कर रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ए अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुबाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी कारुबाकी। ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, जो हर प्रैक्टिस एग्जाम में, हर प्रतियोगिता एग्जाम में ये इससे प्रश्न पूछते जाते हैं। लाखों करोड़ों बच्चे इसी से स्टडी करते हैं। ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव की चैप्टर नंबर 5 है, मौर्य काल। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ए अर्धमागधी, बी सौर श्रेणी, सी मागधी, डी अंगिका। ध्यान से देखिएगा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ध्यान से देखिएगा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। कहां पे भेजा था बिंदुसार ने? तो अशोक को भेजा गया था बी तक्षशिला में। मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला में हमेशा विद्रोह की आवाज उठती रहती थी। तो वहां के राजमंत्रियों की सलाह पे बिंदुसार ने अपने श्रेष्ठ पुत्र में एक सब जो शक्तिशाली थे अशोक, उनको तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दिव्यान पियादशी भी था?
वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। वो व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवयान पियादशी था? आप अपने गेस करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि ए अशोक इसका सही आंसर है कि ए अशोक को देवयान पियादशी कहा जाता था। आप 85 क्वेश्चन जब मौर्य काल, उसमें आप कितने सही जवाब देते हैं? कमेंट्स करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। तो इसका सही जवाब है ए मौर्य। प्राचीनतम, इनमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें प्राचीनतम राजवंश कौन है? ए मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य यानी चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? ए अशोक के, बी अजातशत्रु के, सी कनिष्क के, डी चंद्रगुप्त मौर्य के। आपको बताना है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, किसके प्रधानमंत्री थे? अशोक के, अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो डी चंद्रगुप्त मौर्य के वो प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अशोक महान ने कलिंग विजय के उपरांत किस धर्म का अंगीकार मतलब अपना लिया था? ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। किस धर्म को अशोक ने कलिंग के जो भीषण युद्ध हुआ था उसके उपरांत अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। इसका सही जवाब होगा बी बौद्ध। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए सुशोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए सुशोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। तो सी चाणक्य। चाणक्य जो थे उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री व गुरु भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने शासन विस्तार में मदद किए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता था? सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता था? ए जैन कला, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सांची किस कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका सही जवाब होगा बी बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, अशोक बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी अशोक, डी बिंबिसार। किन्होंने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। तो बी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए पन्न, बी तोल, सी काकनी, डी दीनार। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा जो प्रचलन में थी उसका सही क्या नाम था? तो दोस्तों उसका सही नाम था ए पन्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपको गेस करनी है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा मौर्य वंश के शासक नहीं है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी अशोक। आपको बताने हैं कि 4 ऑप्शन में मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है। तो अजातशत्रु जो है मौर्य वंश के नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक ये मौर्य वंश के शासक हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था?
ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बहुत से लोग सही जवाब नहीं दे पाते। ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। अशोक के उत्तराधिकारी आपको बताना है, तो दोस्तों अशोक के उत्तराधिकारी थे ए कुणाल। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाखादत्त, सी कालिदास, डी भास। आपको जरूर पढ़ना चाहिए मुद्रा राक्षस। आपको राक्षस के बारे में जानकारी मिलेगी। राक्षस जो है घनानंद के सेनापति थे। बी विशाखदत्त थे मुद्रा राक्षस के लेखक। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। आपके सामने ऑप्शन है, आपको गेस करने हैं कि विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। ये प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाबाई महिला के प्रेम कथा के बारे में। सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता की संघर्ष की कथा। डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। इसका सही आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए हर्ष ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी विक्रमादित्य ने, डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस शासक ने जीता था पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र? तो डी चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जीता था। 21वां प्रश्न आपके सामने है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह, डी शिवाजी। बताने की कोशिश करें, अपने आप को रिकॉल करें, क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। कहां पे नहीं है अशोक के शिलालेख? सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कमेंट्स करके बताइएगा। अर्थशास्त्र के लेखक ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त के, सी विक्रमादित्य के, डी समुद्रगुप्त के। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त के, तो बी चंद्रगुप्त मौर्य के, वो समकालीन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंगु, सी गुप्त, डी कुषाण। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंगु, सी गुप्त, डी कुषाण। ए मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। आपको बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहां था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। सी तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज जो लेखक थे उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी इंडिका, डी पुराण। ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी इंडिका, डी पुराण। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों सी इंडिका। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त, डी अश्वघोष। किसने अपनी पुस्तकों में
अपनी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? तो विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन से हैं? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका। तो सी इंडिका है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कौन सी भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो प्राकृत भाषा है अशोक के शिलालेखों में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी बिंदुसार, डी कुणाल। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। कितने श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया था मेगास्थनीज ने? इसका सही जवाब होगा सी 7 भागों में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक जीवन, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। जो चाणक्य थे उनकी पुस्तक लिखी हुई थी अर्थशास्त्र, उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बी राजनीतिक नीतियां पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। तो सी श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए अशोक ने, बी कनिष्क ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी समुद्रगुप्त ने। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई? तो सी चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो क्या चीज से बना हुआ था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः क्या चीज से बना हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बराबर जहानाबाद जिला के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर, जिसे अभी हम जहानाबाद जिला भी कहते हैं, कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने किया था। ए आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख में, बी अशोक का गिरनार अभिलेख में, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, डी अशोक का सुपाड़ा अभिलेख में। तो सही जवाब होगा सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ बताइए जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मस्की का लघु स्तंभ, बी
रुक्मिणी देई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भामरू स्तंभ। तो अशोक ने अपने आप को भामरू स्तंभ में अपने आप को सम्राट बताया है, किसका? मगध का। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। किस भारतीय द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहां पे स्थित है? देवप्रयाग में, बी काशी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। कहां पे स्थित है अशोक का शिलालेख दोस्तों? उत्तरांचल में। तो इसका सही जवाब होगा कालसी में अशोक का एक शिलालेख है जो उत्तरांचल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी चंद्रगुप्त ने, डी खरगोन ने। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? आपको बताना है। ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोकों के शिलालेखों का पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को प्रथम? वो अंग्रेज का आपको नाम बताना है। ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, सी जेम्स प्रिंसेप। तो डी जेम्स प्रिंसेप ने पहला अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेखों में है? ए शिलालेख पहला, एक शिलालेख द्वितीय, एक शिलालेख 12वीं, डी शिलालेख 13वीं। किस युद्ध कलिंग युद्ध का विजय क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वां जो है उसमें है कलिंग युद्ध की विजय। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज जिन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, वो किसके राज दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त के? आपको बताना है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? ए सी, इसका सही जवाब होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ए 352 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 173 ईसा पूर्व में, डी 261 ईसा पूर्व में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो बी 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ये जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन से राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी बिंदुसार, डी अशोक। कौन से राजा थे जो जनता के संपर्क में हमेशा रहते थे? तो उसका सही जवाब होगा डी अशोक। 47 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ए अपने राज्यों की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? हम लोग भाषा की पहले ही जिक्र कर चुके हैं। ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए प्राकृत और ब्राह्मी, और अशोक के अधिकांश अभिलेखों किस भाषा में थी? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि हुई। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है?
ध्यान से देखिएगा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। तो इसका सही जवाब होगा सी मुद्रा राक्षस में। 50वां क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है एक एकला और 10वां, बी एकला और 11वां, सी दोड़ा एवं 13वां, डी दोड़ा एवं 14वां। कौन सा शिलालेख संगम राज के बारे में हम बताते हैं अशोक के? तो सी दोड़ा एवं 13वां। दोस्तों यहाँ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर ही ये आपको पसंद आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रूमीमनई, सी वशिष्ठ कलिंग राजादेश, डी मास्की। किस राजदेश में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो डी मास्की में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? जो 4 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, बी ए अखंड है, सी स्तंभों के शैफ्ट सुंडाकार है, डी ए स्थापत्य संरचना के भाग है। इसका सही जवाब होगा डी ए स्थापत्य संरचना के भाग है। दोस्तों जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं 1 से 85 तक, इनके जो ऑप्शन आ रहे हैं ए बी सी डी, ये आपको आंसर शीट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप निश्चिंत से आप अपने कॉपी पर जवाब देते रहिए ए बी सी डी। आप बाद में आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके मिला सकते हैं इसका क्या सही है। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसे पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। किसने की थी श्रीनगर की स्थापना? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। इसका सही जवाब है ए अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी बृहत्थामंजरी। तो आपको बताना है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हुआ है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ए नागार्जुन से, बी विष्णुगुप्त से, सी उपगुप्त से, डी विशाखदत्त से। किसने ली थी अशोक ने अपने बौद्ध धर्म की शिक्षा? तो सी उपगुप्त से ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ए मेगास्थनीज ने, बी स्ट्रैबो ने, सी प्लूटार्क ने, डी एरियन ने। किसने कहा था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा? तो ए मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ए भवन निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहते थे, बी सड़क निर्माण अधिकारी को, सी कृषि विभाग का अधिकारी, डी मापतौल का अधिकारी। किसे कहा जाता था एग्रोनोमाई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? अब जैसे जानते हैं कि ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव की चैप्टर नंबर 5 है मौर्य काल, इसीलिए मौर्य काल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन 85,
आपके सामने है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में एक गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासन ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों को अपने अनुरूप जो है ढालने की कोशिश की? ए महाबली, बी वीर सिंह, सी तिष्य, डी राणा सिंह ने। तो वो राजा थे श्रीलंका के, सी तिष्य ने अपने आप को अशोक के आदेशों के अनुसार ढालने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए पूर्व, बी परिशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए पूर्व, बी परिशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। तो इसका सही जवाब होगा बी परिशिष्ट पर्वन। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? जैसे अभी हम लोग का क्या चलता है, अप्रैल से मार्च, उसी तरह से पूछ रहे हैं कि किस वर्ष से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ए फाल्गुन मार्च जो होता है, बी आषाढ़ जुलाई, सी ज्येष्ठ जून। सही जवाब होगा आषाढ़ यानी जुलाई से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक जो थे उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए शिलालेख जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी यूनानी, डी खोजी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी यूनानी, डी खोजी। इसका सही होगा ए ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में पाया गया है? देखिए क्वेश्चन देखिए ठीक से, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ए अफगानिस्तान में, बी चीन, सी बर्मा, डी नेपाल। कहां पे पाया गया है? इसका सही जवाब होगा ए अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख पाया गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसने बोला था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसकी युक्ति थी? ए कौटिल्य की, बी मेगास्थनीज की, सी प्लूटार्क की, डी निग्रोध की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा बी मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने सीरिया के राजा एंटीटोकस प्रथम से अंजीरें, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? आपको बताना है कि किस मौर्य सम्राट ने सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम से अंजीरें, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से अंजीरें, शराब और दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां बृहत शिलालेख, डी 7वां स्तंभ अभिलेख। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां बृहत शिलालेख। तो सी 13वां बृहत शिलालेख। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आप देख ही चुके हैं कि बिंदुसार ने अशोक को कहां पे भेजा था? ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी स्वर्णगिरी, डी तोशली। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ए उज्जैन, बी तक्षशिला। तो उज्जैन का वो गवर्नर था।
अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी जनता, सारी प्रजा मेरी संतान है? ए पृथक कलिंग शिलालेख, बी दूसरा बृहद शिलालेख, सी पांचवा बृहद शिलालेख, डी बराबर गुहा लेख। इसका सही जवाब होगा ए पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ए गिरनार शिलालेख, बी मनसेहरा शिलालेख, सी पांचवा बृहद शिलालेख, डी कलिंग का पृथक शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख का स्पष्ट करता है? तो डी कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतरशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये दूसरे शिलालेख, एक चौथे शिलालेख, पांचवें शिलालेख या छठे शिलालेख में अशोक ने कहा यह घोषणा की, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतरशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो छठवें शिलालेख में इसकी घोषणा की हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम बताता है? ए प्रादेशिक राजुक युक्त, बी राजुक युक्त प्रादेशिक, सी प्रादेशिक युक्तक राजुक, डी प्रयुक्तक प्रादेशिक राजुक। कौन सा अवरोही क्रम मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए प्रादेशिक राजुक युक्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्ट है, विष्ट क्या है? ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी बेगारी, सी प्रांत, डी जिला। विष्ट क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान है, बेगारी है, सी प्रांत है या जिला है? आपको बताना है विष्ट क्या है। इसका सही जवाब है कि विष्टि जो है बेगारी है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी उसर भूमि। तो सीता जी के बारे में जो लोक कथा है उससे ही संबंधित है कि मौर्य काल में सीता को राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सीता जी जो है जब उनके पिताजी जब हल जोत रहे थे तो भूमि से प्राप्त हुई थी, उससे संबंधित है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, कहाँ पे? मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ए स्तंभ है, बी स्तूप है, सी गुफा निर्माण, डी चैत्य। मौर्य कला का सबसे अच्छा निर्माण क्या है, नमूना क्या है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण, डी चैत्य। तो इसका सही जवाब होगा ए स्तंभ। कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य कला में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण मिलता है? कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने की विवरण मिलता है? ए महास्थान बांग्लादेश शाहगोड़ा उत्तर प्रदेश, बी शाहगोड़ा मशकी, सी महास्थान कालसी, डी भामरू सारनाथ। तो ए महास्थान बांग्लादेश और शाहगोड़ा उत्तर प्रदेश के अभिलेखों में इसकी सूचना मिलती है कि मौर्य काल में जब अकाल, सूखा या देवी कोई भी जो बाढ़ ये सब कुछ भी आता था तो उसमें राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य किए जाते थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ए महेंद्र को, बी संघमित्रा को, सी ए और बी दोनों, डी महारक्षित को। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों, डी महारक्षित। तो ए और बी दोनों, ए महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में अभी है एवं शहबाजगढ़ी जो अभी पाकिस्तान में ही से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी जो दोनों पाकिस्तान में अभी है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। इसका सही जवाब होगा ए खरोष्टी।
कहां से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहां से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए शनेकुना कंधार, बी मनसेहरा, सी कालसी, डी कलेग। कहां से द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो शनेकुना जो कंधार कहा जाता है वहां से प्राप्त हुए हैं अशोक के द्विभाषीय अभिलेख। 80वां प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य जो चाणक्य थे उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। कितने अधिकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र? आपको बताना है 12, 13, 14 या 15। तो डी 15 अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन जो थे तुर्मय वो कहाँ के राजा थे? ए मिस्र के, बी ईरान के, सी मेसिडोनिया के, डी सीरिया के। कहाँ के राजा थे तुर्मय? ए मिस्र, बी ईरान, सी मेसिडोनिया, डी सीरिया। तो आपको बता दें अशोक के समकालीन तुर्मय मिस्र के राजा थे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस, जिसे डिमेकस भी कहा जाता तो भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस या उसका डिमेकस भी कहा जाता है भारत आया था? ए चंद्रगुप्त के शासनकाल में, बी बिंदुसार के, सी अशोक, डी कनिष्क के। किसके शासन में आया था डायमेकस? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था डायमेकस। अगला प्रश्न है, किस अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किस अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? एक गुजरा में, बी अहरोड़ा में, सी ब्रह्मागिरी में, डी शरनाथ में। किस अभिलेखों में अशोक का नाम आया है? ए गुजरा में, सी बी अहरोड़ा में, सी ब्रह्मागिरी में, डी शरनाथ में। तो ये गुजरा वाला जो अभिलेख है उसमें जो है अशोक का नाम आया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है, ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, सी मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंध, कर्मचारी, डी राजकुमार, आचार, व्यापार एवं साधु। तो इसका सही जवाब होगा ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अंतिम प्रश्न देखते हैं, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों पर तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रचित बालुकाश्म के एकल टुकड़े से तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? ए मिर्जापुर के समीप चुनार से, बी लोरियानंदगढ़ से, सी वाराणसी के समीप सारनाथ से, डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। ए मिर्जापुर के समीप चुनार से अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरथ बालुकाश्म थे एकल टुकड़ों तक्षित किए गए तो कहां से निकाले गए थे? मिर्जापुर के समीप चुनार से। दोस्तों आज का 5वां जो चैप्टर है लूसेंट ऑब्जेक्टिव की मौर्यकाल ये यहीं पे समाप्त होती है। अन्य चैप्टर पढ़ने के लिए, इसी तरह के क्विज खेलने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ऐसे ही डेली वीडियो आते रहेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव पे, आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। अपना जरूर ख्याल रखें, पढ़े लिखे और आगे